चलिए, तो रांची का जेएससीए स्टेडियम वनडे मुकाबले के लिए तैयार है और कल भारत और दक्षिण अफ्रीका की जो टीमें हैं जेएससीए में 3 साल बाद आमने सामने होंगी। दोनों टीमों की क्या प्लेइंग 11 होंगी और किस रणनीति के साथ भारतीय टीम को विशेष तौर पर उतरना चाहिए, क्योंकि टेस्ट सीरीज में एक शर्मनाक हार जो है वो भारत के हाथ लगी है। ऐसे में बदले की तैयारी से भी टीम इंडिया उतरना चाहेगी। पहले मुकाबले की प्लेइंग 11 क्या होगी, कहां मजबूती जो है वो डालनी चाहिए टीम के अंदर, तमाम चीजों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे स्पोर्ट्स एक्सपर्ट राकेश रंजन जी हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। रंजन जी, देखिए अब काउंटडाउन शुरू हो गया है, महज कुछ घंटे बाकी हैं और फिर वनडे मुकाबला शुरू होगा। क्या तैयारियां इस बार दिखाई दे रही हैं टीम इंडिया की, कहां और मजबूती डालने की आवश्यकता है टीम के अंदर, और जेएससीए के खास तौर पर पिच पर बात करें तो यहां उसको भांपते हुए प्लेइंग 11 क्या होने वाली है? देखिए, जो रांची है यहां पर टीम इंडिया को कुछ बड़े फैसले लेने हैं और वो फैसले ऐसे होंगे जिनका की इम्पैक्ट दूरगामी होगा, वो प्रभाव पड़ेगा और रांची इसके लिए जानी भी जाती है। अगर आप देखिए कि वो 2013 का साल था, तारीख 23 अक्टूबर था और भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मुकाबला हो रहा था और उसी मैच के दौरान ये फैसला लिया गया था कि रोहित शर्मा अब वनडे इंटरनेशनल में भारतीय टीम के लिए पारी की शुरुआत करेंगे। वो रांची का जेएससीए स्टेडियम ही था, हालांकि वो मैच पूरा नहीं खेला जा सका था, बारिश ने धुल दिया था वो मैच। हालांकि रोहित शर्मा ने तब तक 9 रन बना लिए थे, नाबाद वापस वो लौटे थे उस मैच में। तो उस फैसले का क्या इंपैक्ट पड़ा, कितना दूरगामी इंपैक्ट पड़ा, वो हम और आप देख रहे हैं। और आप देखिए कि रोहित शर्मा अभी तक एज ए ओपनर खेल रहे हैं और यहां पर यह कोई फैसला लेने की बात नहीं है कि रोहित शर्मा ओपनिंग करेंगे या नहीं करेंगे। यह तय है कि रोहित शर्मा जो है वो पारी की शुरुआत करेंगे। लेकिन जो बड़ा सवाल है वो ये है कि रोहित शर्मा पारी की तो शुरुआत करेंगे, लेकिन उनके जोड़ीदार कौन होंगे, ये एक बड़ा फैसला है जो कि टीम मैनेजमेंट को लेना है, क्योंकि यहां पर 2 कंटेंडर हैं। देखिए, शुभमन गिल नहीं है, अगर वो होते तो स्वाभाविक चॉइस होते क्योंकि वो टीम के कैप्टन भी हैं। तो अब यहां पर जो 2 कंटेंडर हैं वो हैं यशस्वी जायसवाल और ऋतुराज गायकवाड़। ये 2 खिलाड़ी हैं जो कि रोहित शर्मा के साथ पारी की शुरुआत के लिए जो है एक दूसरे को कंपीट करते हुए दिख रहे हैं। अब अगर आप देखिए तो जो यशस्वी जायसवाल हैं उन्होंने अब तक सिर्फ एक वनडे इंटरनेशनल खेला है। इसी साल की शुरुआत में इंग्लैंड के खिलाफ नागपुर में वो मुकाबला हुआ था और तब उन्होंने 15 रन बनाए थे, तो एक वनडे और 15 रन। और दूसरी तरफ ऋतुराज गायकवाड़ हैं जिन्होंने की 6 वनडे खेले हैं और 115 रन के आसपास बनाए हैं। तो अगर इंटरनेशनल क्रिकेट में देखिए तो दोनों के प्रदर्शन के बीच आपको बहुत बड़ा गैप नहीं दिखेगा। लेकिन जब आप रिसेंट फॉर्म देखते हैं तो टेस्ट क्रिकेट में जो अभी रहा वहां पर यशस्वी जायसवाल ने जो रिसेंटली कंक्लूडेड साउथ अफ्रीका के साथ टेस्ट सीरीज है वहां पर सिर्फ एक पारी में अर्धशतक लगाया, बाकी 3 पारियां उनकी अच्छी नहीं गई हैं। तो दूसरी तरफ यशस्वी जायसवाल ने साउथ अफ्रीका ए के खिलाफ वनडे इंटरनेशनल में एक मैच में शतक भी लगाया है, एक हाफ सेंचुरी भी लगाई है। रणजी ट्रॉफी में भी एक शतक मारा है और एक अर्धशतक उन्होंने लगाया है और दिलीप ट्रॉफी में 184 रनों की पारी खेली है। तो उनका जो रिसेंट फॉर्म है वो बहुत बढ़िया है और वो पिक पर दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में टीम मैनेजमेंट के सामने ये बड़ा चैलेंज है। अब चैलेंज क्या है कि आप लेफ्ट राइट के कॉम्बिनेशन के साथ जाएंगे, क्योंकि रोहित शर्मा राइट हैंडर, तो आप चाहते हैं यशस्वी जायसवाल लेफ्ट हैंडर अगर हम डालते हैं तो लेफ्ट राइट के कॉम्बिनेशन से दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाजों को परेशानी हो सकती है। तो एक ये चॉइस हो सकता है। लेकिन फिर जब आप सोचते हैं
कि जब गिल की वापसी होगी, शुभमन गिल की, तो रोहित शर्मा के पार्टनर तो गिल ही होंगे जी। और वो राइट हैंडर हैं, तो दो राइट हैंडर के साथ जाने में भी टीम मैनेजमेंट को कोई परेशानी नहीं है। तो अब यहां पर जाकर ऋतुराज गायकवाड़ का दावा भी मजबूत दिखने लगता है। तो इसलिए ये एक बड़ा फैसला है, क्योंकि देखिए इन दोनों में से जिसे भी अवसर मिलता है गिल की अनुपस्थिति में, तो जब वर्ल्ड कप होगा, वनडे का वर्ल्ड कप, तो वो तीसरे ओपनर के तौर पर टीम में शामिल होगा, ये मानकर चलिए। तो इसीलिए ये फैसला एक बेहद महत्वपूर्ण फैसला होने जा रहा है। और नजरें जो है वो टॉस के वक्त, जब संडे को टॉस होगा, तो उस वक्त जो खिलाड़ियों के नाम बताए जाएंगे, तो ये देखने के लिए लगी रहेंगी नजरें कि किनका नाम अनाउंस होता है। क्या वो यशस्वी जायसवाल होते हैं या फिर वो ऋतुराज गायकवाड़ होते हैं। वैसे जहां तक मेरा मत है, मुझे लगता है कि ऋतुराज गायकवाड़ की बजाय अगर आप यशस्वी जायसवाल के साथ जाएं तो लेफ्ट राइट का एक कॉम्बिनेशन हो सकता है, क्योंकि सामने दक्षिण अफ्रीका की तरफ से आप देखेंगे तो मार्को येंसेन जो है वो लेफ्ट हैंडर बॉलर हैं और बर्गर भी लेफ्ट हैंडर फास्ट बॉलर ही हैं। तो वहां पर दो लेफ्ट हैंडर के सामने दो राइट हैंडर हों तो उनको थोड़ी परेशानी हो सकती है। तो वैसे में एक लेफ्ट हैंडर को डाला जा सकता है, और खास करके ये देखते हुए कि 3 नंबर पर विराट कोहली होंगे, तो टॉप 3 में अगर 3 के 3 राइट हैंडर हों, उसके बजाय आप एक लेफ्ट हैंडर डाल सकते हैं। लेकिन ये मेरा विचार है, टीम मैनेजमेंट किस तरह से सोचता है, क्योंकि आपने प्रैक्टिस सेशन में भी देखा कि यशस्वी भी प्रैक्टिस में जोर लगा रहे थे और ऋतुराज भी। तो दोनों को कहा गया है कि आप बिल्कुल अभ्यासरत रहिए, किसी को भी अवसर दिया जा सकता है। तो एक तो ये फैसला लेना है। इसके अलावा 4 नंबर पर एक बड़ा फैसला लेना है। तिलक वर्मा खेलेंगे या ऋषभ पंत खेलेंगे। देखिए यहां पर भी ये कंपल्सिव हुआ है। ऐसे श्रेयस अय्यर जो वनडे टीम के उप कप्तान थे, उनकी जगह थी 4 नंबर की, लेकिन वो चोटिल हैं तो उस जगह को भी भरना है। तो अब यहां पर 2 कंटेंडर हैं, तिलक वर्मा और ऋषभ पंत, दोनों लेफ्ट हैंडर हैं। और ऋषभ पंत गेम को किल करने के लिए जाने जाते हैं, तो जो तिलक वर्मा हैं वो व्हाइट बॉल क्रिकेट में स्ट्राइक रोटेशन के साथ स्ट्रोक प्ले के लिए भी जाने जाते हैं। और 4 नंबर वो जगह है जहां पर आपको स्ट्राइक रोटेट करना पड़ेगा, वहां आप हर गेंद पर लंबे शॉट्स नहीं लगा सकते। तो अब ये एक बड़ा फैसला लेना है कि आप तिलक वर्मा के साथ जाएंगे या ऋषभ पंत के साथ जाएंगे, क्योंकि 5 पर कप्तान केएल राहुल हैं जो विकेट कीपिंग भी कर सकते हैं। तो वहां तो राहुल होंगे, और हमने देखा कि जब भारतीय टीम फील्डिंग प्रैक्टिस कर रही थी तो केएल राहुल ही विकेट कीपर के तौर पर गेंदों को रिसीव करते हुए दिखे थे। तो एक चीज यहां पर यह दिखती है, तो मुझे लगता है कि अगर तिलक वर्मा और ऋषभ पंत में तुलना जब की जाएगी तो टीम के हित में तिलक वर्मा थोड़े से मुझे आगे दिख रहे हैं, और इसलिए भी दिख रहे हैं कि वो कुछ ऑफ स्पिन भी डाल सकते हैं। तो एक गेंदबाजी का विकल्प भी 2-3 ओवर का उनके जरिए निकाला जा सकता है, और हमने नेट्स पर उनको गेंदबाजी करते हुए देखा भी कि वो ऑफ स्पिन गेंदें डाल रहे हैं। तो अब इसीलिए एक ये यहां पर फैसला टीम मैनेजमेंट को लेना है। अब एक फैसला यह भी लेना है कि क्या वाशिंगटन सुंदर, रविंद्र जडेजा और नीतीश रेड्डी क्या तीनों ही ऑलराउंडर खेलेंगे। अगर गौतम गंभीर का आप टेन्योर देखें तो आप देखेंगे कि वो ऑलराउंडर्स को बैक करते हैं, वो चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा ऑलराउंडर टीम में हो, और यही एक्सपेरिमेंट उन्होंने अभी टेस्ट क्रिकेट में भी किया, जो वहां पर काम नहीं कर सका। लेकिन लिमिटेड ओवर्स में वो हो सकता है कि तीनों ऑलराउंडर के साथ चले जाएं प्लेइंग 11 में, मतलब कि वाशिंगटन सुंदर भी हो, रविंद्र जडेजा भी हो और नीतीश रेड्डी भी हो, जो कि कुछ ओवर्स गेंदबाजी के डाल सकें। अब यह फैसला लेते हैं या फिर वाशिंगटन सुंदर और नीतीश रेड्डी में से किसी एक को खिलाते हैं और ऋषभ पंत को यहां पर एडजस्ट करते हैं, तिलक वर्मा को 4 पर छोड़ते हुए। क्योंकि भारतीय टीम के साथ जो एक परेशानी है कि डेथ ओवर्स को फिनिश कौन करेगा, फिनिशर की भूमिका में
कौन दिखेगा यहां पर? तो वहां पर ऋषभ पंत का एक्सपीरियंस काम कर सकता है। जब आप 40 से 50 ओवर के बीच रहते हैं तो वहां पर एक एक्सप्लोजन देखने को मिल सकता है। लेकिन जो गौतम गंभीर का अब तक हम लोगों ने देखा है उसमें हम ये देखते हैं कि वो ऑलराउंडर्स को बैक करते हैं। तो वैसी परिस्थिति में तीनों ऑलराउंडर आपको खेलते हुए दिख सकते हैं। तो ये कुछ बड़े फैसले हैं जो अब आपको लेने हैं। इसके अलावा ये भी फैसला लेना है कि किस टेम्पो के साथ रन गति को आगे रखा जाएगा। क्या वो फियरलेस क्रिकेट जो भारतीय टीम खेलते रही है उसे ही बरकरार रखा जाएगा या कुछ स्ट्रैटेजी बदलेगी? क्योंकि दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में जो हार मिली है उससे दबाव एक भारतीय टीम पर आई है, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। तो इसीलिए यह मुकाबला जो है बहुत महत्वपूर्ण है जो रांची में होने जा रहा है, क्योंकि कई बड़े फैसले लिए जाने हैं। देखिए एक और चीज है कि यह भी फैसला लेना है कि 3 तेज गेंदबाज खेलेंगे, मतलब अर्शदीप, हर्षित राणा और प्रसिद्ध कृष्णा तीनों खेलेंगे। अगर ऐसा होता है तब फिर एक ऑलराउंडर आपको कम करना पड़ेगा, और अगर नहीं करते हैं तो सिर्फ 2 तेज गेंदबाजों के साथ जाना होगा। तो यह भी एक फैसला लेना है। देखिए अर्शदीप और हर्षित तो ऑलमोस्ट कंफर्म दिखते हैं, प्रसिद्ध कृष्णा का खेलना थोड़ा मुश्किल जान पड़ता है और उस जगह को भरने के लिए हो सकता है कि नीतीश रेड्डी को इस्तेमाल किया जाए। तो ये कुछ बड़े फैसले हैं। टॉस जीतकर क्या करेंगे ये भी एक बड़ा फैसला है, क्योंकि रांची में जिन 5 मैचों के परिणाम आए हैं, ओडीआई में 3 में बाद में बल्लेबाजी करने वाली टीम जीती है और 2 जो है वो पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम जीती है। लेकिन यहां बाद में गेंदबाजी करना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। अगर आप वेदर को देखें और अगर ड्यू फैक्टर आ जाता है तब वैसी परिस्थिति में बाद में गेंदबाजी करना मुश्किल होगा। लेकिन कल क्लाउडी वेदर की भी बात की जा रही है, तो अगर क्लाउड रहता है तब फिर ड्यू कम गिरेगा, तब वैसी परिस्थिति में आप पहले भी बल्लेबाजी कर सकते हैं। तो कई सारे फैसले अभी टीम मैनेजमेंट को लेने हैं जिनका कि भारतीय क्रिकेट पर दूर तक असर पड़ेगा। चलिए, तो कई फैसले लेने हैं और इन फैसलों को कैसे लिया जाएगा, इसके पीछे क्या कुछ रणनीति बनती है, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन राकेश रंजन जी, एक और चीज है, देखिए टेस्ट सीरीज में जिस तरीके से भारतीय टीम पिटी है, एक मनोवैज्ञानिक दबाव भी कहीं ना कहीं होगा और साउथ अफ्रीका इस कोशिश में होगी कि उस मनोवैज्ञानिक दबाव का फायदा रांची में उठाया जाए, क्योंकि गुवाहाटी के बाद सीधे टीमें रांची ही पहुंची हैं। या नेचुरली देखिए जिस तरह से दक्षिण अफ्रीका ने 2-0 से टेस्ट सीरीज जीती, ये रेयर चीज है कि भारत में आकर कोई भारत का क्लीन स्वीप कर दे। हालांकि रिसेंटली 2 बार हो गया न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका का। तो एक आप कह सकते हैं साइकोलॉजिकल एडवांटेज साउथ अफ्रीका के पास है। लेकिन जो एक अच्छी बात है वो ये है कि जो टेस्ट टीम में प्लेयर्स थे उसमें अब एक बदलाव हो गया है, क्योंकि अब यहां रोहित शर्मा आ गए, विराट कोहली आ गए, अर्शदीप सिंह आ गए, तो कई खिलाड़ी, हर्षित राणा आ गए। तो अब कई वो खिलाड़ी हैं जो कि नए खिलाड़ी हैं और जो कि यहां पर तिलक वर्मा हैं, तो वो उस चीज को झेल कर नहीं आए हैं। जो वो हार है वो उनके दिमाग में उतना हावी नहीं होगा। और दूसरी बात यह है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली के आने से एक एक्सपीरियंस टीम में बहुत बढ़ जाता है। और यह बात मानकर चलिए कि अगर रोको चले गए तो दक्षिण अफ्रीका को वो रोक देंगे, यह बात भी तय है। और आपने देखा कि भाई ऑस्ट्रेलिया में जब आखिरी वनडे इंटरनेशनल खेला जा रहा था तो रोको दोनों चल गए थे। रोहित ने सेंचुरी लगा दी थी, उन्होंने हाफ सेंचुरी, तो कितनी आसानी से उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में पराजित कर दिया था। दूसरी बात, ये रेड बॉल क्रिकेट नहीं है, ये व्हाइट बॉल क्रिकेट है। दुनिया की नंबर 1 टीम भारत है व्हाइट बॉल क्रिकेट में, तो उसका एक एडवांटेज तो है। थोड़ी सी गेंदबाजी को लेकर, तेज गेंदबाजी को लेकर थोड़ा सा कंसर्न जरूर है कि यहां पर अर्शदीप, हर्षित राणा, बुमराह और सिराज की कमी को कितना पूरा कर पाएंगे, क्या ये देखना जो है दिलचस्प होगा। क्योंकि हर गेम नया होता है तो उसका लाभ जो है भारतीय टीम लेगी इस थॉट का कि हां आज एक नया दिन है, हम नए तरीके से खेलेंगे। और रोहित शर्मा और विराट कोहली के आने से जो है टीम का मनोबल बढ़ा है। जब मॉर्ने मार्केल कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उन्होंने ये बातें कही भी कि रोहित और विराट के आने से टीम का मनोबल बढ़ा है, उनके ऊपर जिम्मेदारी भी है और दोनों कई बार इस तरह की परिस्थितियों से
टीम को निकाल चुके हैं। तो मुझे लगता है कि अगर रोको चल गए तो फिर दक्षिण अफ्रीका के लिए मुश्किलें बड़ी हो जाएंगी। चलिए, तो रोको के चलने का इंतजार है, जेएससीए भी तैयार है और अब बस मुकाबले का इंतजार है। एक बेहद रोमांचक मुकाबले की उम्मीद राजधानी के क्रिकेट फैंस कर रहे हैं और देखना होगा कि भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच रविवार से शुरू हो रही वनडे सीरीज में पहले मुकाबले में बाजी कौन मारता है और सीरीज में बढ़त किसके हाथ लगती है। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।